हेलो एमबीबी जर्नी फैमिली कैफे है आप लोग। स्वागत है आपका एक और इंटरव्यू सेशन में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक और गेस्ट बीआरडी गोरखपुर से अस्तित्व जी। तो आप अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिसमें आपके नीट मार्क्स और एआईआर रहेंगे। कॉलेज तो आपको बीआरडी ही मिला है, वो तो मैंने बता ही दिया। Hello guys, this is Astitha Dwivedi. In NEET 2022, I scored 635 out of 720 with an AIR of 80313, and I joined PRD Medical College as so said. तो अस्तित्व जी, आपका सिलेक्शन किस अटेम्प्ट में हुआ था? ये आपका पहला अटेम्प्ट था या फिर आपको ड्रॉप लेने पड़े थे? जी सर, पहला अटेम्प्ट था 12th के बाद अपीयरिंग में ही। मतलब पहले ही ड्रॉप में फाड़ दिया एकदम? सब अपीयरिंग ही था, 12th निकला ही था 2022 में। अच्छा, मतलब सॉरी, ड्रॉप नहीं लेना पड़ा, मतलब 12 पास आउट होते ही आपका नीट क्लियर? जी सर। चलिए बढ़िया है यार, आपकी लाइफ सेट है फिर तो। ड्रॉपर से पूछिए क्या होता है उसका। ये बताइए कि ये नीट प्रिपरेशन जर्नी आपसे कहाँ स्टार्ट हुई थी? मतलब कैसे आपको लगा था कि हाँ आपको नीट एग्जाम देना और नीट क्रैक करना है? मेरे नॉर्मल डॉक्टर है, तो उनको देखा मैंने, तो मुझे ऐसे एज सच ये कोर्स काफी नोबल लगता है, डॉक्टर प्रोफेशन प्लस इनकम भी ठीक ठाक है। तो इस तरफ से इंक्लिनेशन मेरा थोड़ा इस साइड रहा था। और मैंने 10th से ही सोच लिया था कि आगे जाके मुझे पीसीबी लेना है। और इसी कारण मैंने 11th में कोटा भी ज्वाइन, मतलब कोटा चला गया था मैं। तो 11th 12th मेरा कोटा से ही हुआ है। तो कोटा में कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था आपने? एलन करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट। एलन से? चलिए ठीक। तो ये जो नीट में 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके लिए आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी? सर 3 सब्जेक्ट्स हैं, बट मेरा मेन फोकस रहा था कि स्टार्टिंग से मैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर लूं। क्योंकि एज सच आप रटने जाएं तो आप सब कुछ भी रट सकते हैं, और आप समझने जाएं तो आपको सब कुछ समझ भी सकते हैं। तो फिजिक्स का ऐसा था कि मैंने अपने बेसिक्स क्लियर किए, क्वेश्चन को रटने की जगह समझा कि उनको कैसे करना है, न्यूमेरिकल्स कैसे लगा सकते हैं, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो फिजिक्स के लिए मैंने अपने बेसिक्स पे ध्यान दिया था। मतलब मैंने वेक्टर से शुरू करते हुए हर चीज के पहले बेसिक समझे, उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस की। ऐसा मेरे हिसाब से फिजिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितना उस चीज पे एम्फेसाइज करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। बायो लोग कहते हैं कि आपकी एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी आती है, जो कि सही भी है। एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, बाकी आपके एनसीईआरटी से ही रहते हैं। बट द थिंग इज, आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी जब आप पहली बार पढ़ेंगे। मतलब आप ह्यूमन फिजियो उठाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में हो क्या रहा है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। लोग कहते हैं मटेरियल्स बाहर के मत रेफर करो, मैंने किए थे। और उसके एडवांटेजेस होते हैं कि आपके कंसेप्ट बढ़िया बन जाते हैं। आपको मतलब थोड़ा आगे का पता चलता है कि ठीक है थोड़ी चीजें ज्यादा हो रही हैं, लेकिन आपको अपने कंटेंट को ऐसे मतलब समझ में आता है कि क्यों हो रही है वो चीजें। रटने वाला पार्ट तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, बट समझने वाला पार्ट आपको बाकी रेफरेंसेस से मिलता है। तो बायो में ये था कि स्टार्टिंग में मैंने बाकी एलन की मॉड्यूल्स पढ़ी थी। और उसके बाद जब आखिरी टाइम आया तो मैंने एनसीईआरटी के फैक्ट्स को रटना शुरू कर दिया था। और केमिस्ट्री में अपने 3 ब्रांचेस होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जिसमें फिजिकल और ऑर्गेनिक मेरे लिए आसान थी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल होता है। फिजिकल में भी आपको जैसे फिजिक्स के लिए होता है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, उस पार्ट पे ही जाना रहता है। ऑर्गेनिक में भी रिएक्शन ही मेन होती है, आपका जीओसी वन एक पार्ट होता है जो कि कंसेप्चुअल होता है। उसके कॉन्सेप्ट आप बनाइए, और रिएक्शंस आप जितनी बार करेंगे, चेन रिएक्शंस करते रहिए, तो आपकी ऑर्गेनिक में बहुत आसानी से हो जाती है। दिक्कत आती है इनऑर्गेनिक में, क्योंकि उसमें फैक्ट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उसमें मैं पर्टिकुलरली सजेस्ट नहीं करूंगा कि एनसीईआरटी को सारे फैक्ट्स मगअप करो आप। आप एक प्रॉपर गाइडेंस में कोई मतलब इंस्टीट्यूट से या फिर यूट्यूब से कहीं से भी अपने कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर लो, कि अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न्स देखते रहो कि वो क्वेश्चंस कहाँ से उठा रहा है। जैसे एस ब्लॉक से 3 4 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें हर चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं जहां से आ रहे हैं, आप वो सारी चीजें पढ़ो। तो इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट अपने केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन के अलावा बाकी जो रटने वाला पार्ट है वो कम कर दो। तो एज ए मॉक टेस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है एक नीट एक्सपीरियंस की लाइफ में? आप एलन से हैं तो आपको काफी सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे। जी। तो क्या स्कोर रहता था आपका मॉक टेस्ट में? कभी स्कोर कम हुआ होगा, कभी लो हुआ होगा, तो स्कोर कभी कम हुआ होगा तो आप उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं थे? नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ में मेजर जो डिसअपॉइंटमेंट फेस आता है वो टेस्ट ही होते हैं, जब आपके मार्क्स थोड़े गिरते हैं। जैसे मेरे भी गिरे थे, 550 अराउंड आते थे, फिर बढ़ते थे, कम होते थे, सब होता था। तो उस टाइम पे आपको समझना होता है गलतियां कहाँ हो रही हैं, क्योंकि जितना मैंने देखा था मेरे टेस्ट में, ऐसा नहीं था कि नॉलेज की कमी थी या कुछ ऐसा था। मेन चीजें थी कि उस पॉइंट पे आपका इंस्टिंक्ट काम नहीं करता है। मतलब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है।
तो जितना आप मल्टीपल उस चीज को, अपनी गलतियों को देखते हो कि कैसी गलतियां हो रही हैं, क्यों गलतियां हो रही हैं, आपने क्या पॉइंट नहीं याद आया, उस चीज को जितना एनालाइज करेंगे आप उतना बेटर होगा। और मॉक टेस्ट मतलब आपके लिए काफी ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होता, क्योंकि कंटेंट आपके पास ऐसे मतलब लिमिटलेस है। पढ़ते जाओ नहीं होता है। आपको आइडिया होना चाहिए क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मिस्टेक कॉपी लोग सजेस्ट करते हैं, पर्सनली मैंने तो नहीं बनाई थी, बट मैं खुद भी सजेस्ट करूंगा कि आप एक मिस्टेक कॉपी बनाइए, देखिए कि हर मॉक टेस्ट में गलतियां कहाँ से निकल रही हैं, और जैसे जैसे आप एक एक गलती को कम करते जाएंगे आपके स्कोर्स अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो अस्तित्व जी, जो स्टूडेंट नीट का एग्जाम देने वाले हैं, 2023 में देंगे या 2024 में देंगे, उनके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए नीट एग्जाम को क्रैक करने के लिए? एज आप अपने ओपिनियन से बताइए। मेरे हिसाब से बी कंसिस्टेंट। दिन का लिमिटेड आवर्स दो, 5-6 घंटा दो, लेकिन वो रेगुलरली दो। ये नहीं कि एक दिन पढ़ो फिर 2 दिन छुट्टी मार लो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलरली पढ़ते रहे तो वो बेटर है आपके लिए। और साथ ही साथ ये भी ना हो कि पूरे टाइम केवल पढ़ाई 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 हो दिमाग पे। थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट भी होना चाहिए, वरना आप खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि ये क्या ही हो रहा है जिंदगी में। मतलब हर तरफ पढ़ाई, हर कोई तो पढ़ ही रहा है। इतना भी ना हो। और कंटेंट आप लिमिट कर लो, और उसी चीज को बार बार पढ़ते रहो, तो फिर मतलब बार बार पढ़ने में बोरियत होती है, मानता हूँ, लेकिन वही चीज आप बार बार पढ़ोगे आपको फायदा होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। बेसिकली काफी सारे नीट एस्पिरेंट्स मेरे कमेंट में क्वेश्चन आते हैं, उनको एक ही सब्जेक्ट से ज्यादा डर लगता है, फिजिक्स से। तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, फिजिक्स के लिए बेसिक्स आप जितना मेंटेन करके चलो, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करो उतना अच्छा है। मतलब आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता चलेगा कि कैसी कैसी चीजें हो रही हैं। मैकेनिक्स आप क्वेश्चन से ही कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ पढ़ने लायक है नहीं। और वैसे ही मतलब आप फॉर्मूला एक बार याद कर लो, फॉर्मूला की शीट वीट बना लो, कि फॉर्मूलाज ना बोलो और बाकी कंसेप्ट पे ध्यान दो, तो सारे क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। आपको कुछ उसमें खास रटना नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा फिजिक्स के एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मतलब बेसिक बेसिक से चलते हुए भी फिजिक्स बहुत आसानी से हो जाएगी। और अब जो पैटर्न आया है नीट का, क्वेश्चंस का भी बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं आता है, एक दो क्वेश्चन गिने चुने बाहर से आ जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि 180 में 170 भी स्कोर करना है, तो वो आप बेसिक बेसिक करके भी कर देंगे। तो अस्थिर जी, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया।